तो हेलो दोस्तों, अब हम अपनी राष्ट्रपति की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम उसी सीरीज़ के जहाँ पर हमने समाप्त की थी वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अपना प्यार उसमें बना रखा था वैसा ही अब बना रहे। अब हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि उसे आगे से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? यानी कि एक गलत है और 3 तो सही है। तो वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, यही गलत है। क्योंकि संसद में यानी लोकसभा का अध्यक्ष सदन को विघटित कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति इसको अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार रखता है और सत्रावसान वह आहूत करता है तथा अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें ऐसे बताना आपकी यहाँ विघटित होना चाहिए या फिर स्थगित होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है और ख लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें से ये तीनों तो सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है, विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। यानी किसके सामने देता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में या एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र शुरू होने की प्रथम अधिवेशन सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है और सत्र के समाप्त पर ही राष्ट्रपति के अनुसार मतलब उसके अभिभाषण पर ही समाप्त होता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, परंतु संसद को विशेष उसके आहरण का कारण बताएगा कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, ये विशेष भाषण। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। जबकि आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वह राष्ट्रपति समय समय पर सत्रावसान हुआ आहूत कर सकता है, यानी समाप्त कर सकता है, वह बुला सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं आता है?
तो ऑप्शन नंबर पहला, अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना और समाधान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, संसद के सदनों को संदेश भेजना, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, जबकि अध्यादेश का प्रख्यापन करना जब संसद का सत्र शुरू नहीं हो रहा हो तब, वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना यानी सलाह लेना, वो समाधान करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति में निहित है, जबकि संसद के सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं है। यानी संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, ये इसकी शक्ति नहीं है। जबकि अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति है, वह अनुच्छेद 123 में अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि वह उसकी सलाह मान भी सकता है और नहीं मान सकता, लेकिन सलाह लेने की शक्ति है। जबकि संसद के सदनों को संदेश भेजना क्या है उसका, यह आर्टिकल 86 के अंतर अधिकार है, राइट। जबकि 87 के अंदर एक साथ संविधान संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण की अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि ये शक्ति है, अधिकार नहीं है। तो अध्यादेश जारी करने की, राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 123 में, और ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। यानी जब संसद विराम काल में होती है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और जब संसद के अधिवेशन में आने के बाद मतलब 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे संसद स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है, अन्यथा उसे अस्वीकार भी कर सकती है। तो यह है आर्टिकल 123 के बारे में। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल का है, लेकिन फिर भी हम देखें कि दोबारा ऐसा क्वेश्चन आने पर हम उस क्वेश्चन को गलत ना करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दूसरा शब्दावली से संबंधित, कौन से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 255, आर्टिकल 255(1), और वो भी घ, आर्टिकल 255(1) घ के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, यह सही है या नहीं। 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो इसमें 255(1) ग में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सही है। 18(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति, ये भी सही है। और 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश सही है, और 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विधेयक विचाराधीन है।
यानी राजस्थान विधानसभा द्वारा एक धर्म परिवर्तन विधेयक किसके विचाराधीन है? राज्य के गवर्नर के पास, राष्ट्रपति के पास, सदन की बिजनेस कमेटी के पास, संसद के पास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के पास राजस्थान की विधानसभा द्वारा पारित एक धर्म परिवर्तन विधेयक पास किया गया था, वह अभी तक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन के लिए रखा गया है। ये आर्टिकल 201 के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है? यानी किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यानी भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और यह राज्यपाल की नियुक्ति संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है राज्यों का। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री के द्वारा, चौथा है लोकसभा के द्वारा। तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा राज्यों में वित्त आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा की बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा राज्यपाल महान्यायवादी व मुख्य निर्वाचन आयुक्त व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व न्यायाधीश एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री यानी यूनियन टेरिटरी के सीएम राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति अनेक आयोगों, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।